नमस्कार दोस्तों, 21 नवंबर 2022 के डेली न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं? तो 3 न्यूज़ हैं। एक तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2027 जो कि खत्म हो चुकी है शर्म एल शेख में, वहाँ पे लॉसेस एंड डैमेजेस फंड को बनाने की बात की। एक और बोल बच्चन एग्रीमेंट जिससे डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो भी आप कह लो कॉम्प्लायंस है वो कुछ और सालों के लिए आगे शिफ्ट हो जाएगी। ये क्या है इसको देखेंगे। उसके बाद यूएस की वाइस प्रेसिडेंट कमाला हैरिस फिलीपींस पहुंची, इस रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल है, इसको देखेंगे। और अफ्रीका में जो एंटी मलेरियल ड्रग के प्रति पैरासाइट में रेजिस्टेंस बढ़ रहा है उसको हटाने के लिए डब्ल्यूएचओ एक नई स्ट्रेटजी लॉन्च कर रही है, इसको देखेंगे। तो आज की डेट में करंट के आर्टिकल्स कम ही हैं, तो 3 आर्टिकल्स हैं। एडिटोरियल के 6 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक जर्नी से रिलेटेड एक आर्टिकल, इंडिया के वेलफेयर अम्ब्रेला में रिफ्यूजीज के लिए कहाँ जगह, इसकी बात करेंगे। एग्रीकल्चरल एजुकेशन में इस समय पे क्या इश्यूज चल रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। एग्रीकल्चर एजुकेशन एक्चुअली में स्टेट लिस्ट के अंदर आती है या फिर यूनियन लिस्ट के अंदर आती है, इसके बारे में बात करेंगे। वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में सिविलिटी की कमी, वेस्ट बंगाल के लीडर से एक दूसरे को गरियाते गाली देते नजर आते हैं। जो बीजेपी वर्सेस तृणमूल कांग्रेस की लड़ाई चल रही है उसके रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल, इसको देखेंगे। सीओपी 27 से रिलेटेड एक आर्टिकल है। और यूक्रेन के रिस्पेक्ट में रशिया को कंस्ट्रक्टिव डायलॉग की एक कंडीशन बनानी चाहिए। तो ये 6 आर्टिकल से 6 के 6 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। वर्ड ऑफ द डे, प्ले सेकेंड फिडल, मतलब कम जरूरतमंद, कम इंपॉर्टेंट होना। प्लेयर सेकेंड फिडल मतलब सेकेंडरी होना, आपसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट हो रहा है। जैसे आई हेट प्लेइंग सेकेंड फिडल टू माई सिस्टर, शी ऑलवेज डज थिंग्स बेटर देन आई डू। मतलब मेरी बहन मुझसे ज्यादा बेहतर चीजें कर पाती है, तो मेरी करी हुई चीजों को हमेशा जो इंपॉर्टेंस मिलती है वो दूसरे नंबर पे मिलती है। तो आप समझ गए होंगे व्हाट प्लेस सेकेंड फिडल मींस। वीडियो पे लाइक और शेयर को बटन दबा दीजिए दोस्तों। चैनल को शेयर कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन वहाँ मिल जाएगी। चलिए, जीएस पेपर 3 क्लाइमेट चेंज, सीओपी 27 स्टैब्लिशेस लॉस एंड डैमेजेस फंड फॉर क्लाइमेट। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें यूट्यूब के एल्गोरिदम में इस वीडियो की रिकमेंडेशन को बढ़ाने के लिए। मैं बार बार बोलता हूँ, हालांकि व्यूज बहुत कांस्टेंट है, 7-8 हज़ार 9 हज़ार तक ही जाते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि जो एनालिटिकल प्रकार की न्यूज़ होती है उसमें ज़्यादा लोग दिमाग लगाना नहीं चाहते, एनालिटिकल न्यूज़ को जल्दी कोई समझना नहीं चाहता। आज की डेट में जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे भी हैं वो ज़्यादातर ये सोचते हैं कि एक वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन हो, उसके 4 सिंपल ऑप्शन हो, उसमें से एक का जवाब दे दिया जाए और उससे एग्जाम की तैयारी हो जाए। बट एनालिटिकल क्वेश्चन जहाँ पे आते हैं उस प्रकार की अप्रोच काम नहीं करती। हाँ, सिंपल वन लाइनर टाइप के जीएस, जैसे कि एसएससी का एग्जाम हो गया, रेलवेज का एग्जाम हो गया, उसमें वन लाइनर जीएस काम आ जाता है। बट हाँ, यूपीएससी हो गया, पीसीएस हो गया, उसमें काम नहीं आता। तो एनालिटिकल व्यू पॉइंट क्राउड कम है, इसलिए ऑब्वियसली बात है व्यूज़ भी थोड़े कम हैं। बट हाँ, मैं क्वालिटी से एक लिमिट से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, इसलिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर सीरीज़ को। चलिए भाई, शर्म अल शेख इजिप्ट में यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हो रही थी, खत्म हो गई। अभी यहाँ पे एक लॉस एंड डैमेजेस फंड बनाया गया, जिसका काम क्या होगा कि जितनी भी वल्नरेबल कंट्रीज हैं जिनको क्लाइमेट चेंज के चलते नुकसान होगा ही होगा, वो मिटिगेशन से और अडॉप्टेशन से अपने नुकसान को कम नहीं कर सकती, तो उनको पैसा दिया जाएगा, उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। तो भैया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंदर एक ही जो लॉस एंड डैमेजेस फंड बनेगा उसमें वो पैसा डाला जाएगा, जिस पैसे को इस्तेमाल किया जाएगा उन वल्नरेबल कंट्रीज को कंपनसेट करने के लिए जिनको नुकसान हो चुका है या हो जाएगा। वो अडेप्टेशन और मिटिगेशन से अपना नुकसान खत्म नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस लॉस एंड डैमेजेस फंड को एग्जीक्यूट करने के लिए कई साल लगने वाले हैं। क्योंकि अभी के लिए लॉस एंड डैमेजेस फंड को मैनेज कौन करेगा, इसके अंदर कितने कंट्रीब्यूशन डेवलपिंग कंट्रीज से आएंगे, कितने डेवलप्ड कंट्रीज से आएंगे, फेयर शेयर ऑफ कंट्रीब्यूटर्स क्या होगा, डेवलप्ड कितना पैसा देंगे, डेवलपिंग कितना पैसा देंगे, ये सब अभी डिसाइड नहीं हुआ है। ये सब डिसाइड करेगी एक ट्रांजिशनल कमेटी, और ये ट्रांजिशनल कमेटी इफेक्टिवली काम करना शुरू करेगी अगले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से, जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट से होने वाला है। तो यहाँ पे एक अर्जेंसी नहीं नजर आ रही है काम के अंदर। आपने बना तो दिया आपका लॉस एंड डेवलपमेंट फंड, लेकिन ये लॉस एंड डेवलपमेंट फंड कब काम करना शुरू करेगा, इसके प्रॉपर टारगेट्स क्या होंगे, इस बात को यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं किया गया। हालांकि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 में फाइनेंशियल प्लेजेस किए हैं लॉस एंड डैमेज फंड के लिए। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, स्कॉटलैंड, इन सब ने बोला कि भाई हम पैसा देंगे। कितना पैसा देंगे इसका क्वांटम अभी डिसाइडेड नहीं है। ऐसा बताया जा रहा है कि टोटल लॉस एंड डैमेजेस फंड से $500 बिलियन का कंपनसेशन दिया जाएगा। अब ये $500 बिलियन कब तक दिया जाएगा पता नहीं, क्योंकि 2009 से लेके 2020 तक जो प्रति साल $100 बिलियन देने की बात की थी,
डेवलप्ड कंट्रीज ने डेवलपिंग कंट्रीज को, वो भी आज तक पूरी हो नहीं पाई है। तो कुल मिला के ये जो शर्म अल शेख में सीओपी हुआ है, ये अब खत्म हो चुका है, 2 हफ्ते बीत चुके हैं। एंड में एक समरी डॉक्यूमेंट लाया गया जिसका नाम था शर्म अल शेख इम्प्लीमेंटेशन प्लान। इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में ये बताया गया है कि कैसे हम एक ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, पूरी दुनिया को एक लो कार्बन इकोनॉमी तक लेके जाएंगे, और इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए 4 से 6 ट्रिलियन डॉलर सालाना की। अब कहाँ से आएगी ये भगवान ही मालिक है, ठीक है। तो इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि इस प्रकार की फंडिंग को देने के लिए एक स्विफ्ट और कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है फाइनेंशियल सिस्टम का, ठीक है ना भाई। कॉमर्शियल बैंक, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, दूसरे फाइनेंशियल एक्टर्स को प्ले में आना पड़ेगा। इंडिया ओवरऑल एजेंडा को इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश कर रहा, बट इस लेवल की फाइनेंसिंग के रिस्पेक्ट में कोई भी प्लेजेस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज से उम्मीद लगा रही है, डेवलप्ड कंट्रीज की खुद ही हालत खराब है। डेवलप्ड कंट्रीज तो डेवलपिंग कंट्रीज को घूमते बोलते फिर रहे हैं कि भाई तुम अपने एमिशंस को कम करो, ठीक है भाई। तो ये सब बातें हैं यहाँ पे। अगर आप देखो तो एक रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश की गई, इस रिपोर्ट में बोला गया कि जो 55 वल्नरेबल कंट्रीज हैं, इन्होंने एस्टिमेट किया है कि पिछले 2 डेकेड्स में, पिछले 20 सालों में ओवरऑल क्लाइमेट लिंक्ड लॉसेस इनको हो चुके हैं 525 बिलियन डॉलर की, जो कि इनकी कलेक्टिव जीडीपी का 20% है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो क्लाइमेट लिंक्ड लॉसेस हैं ये 2030 तक पूरी दुनिया में सालाना 580 बिलियन डॉलर हो जाएंगे। ओके, तो भैया ग्रीन हाउस गैस एमिशंस आगे आने वाले समय में वल्नरेबल कंट्रीज के लिए सरदर्दी होने वाली है। इसके लिए लॉस एंड डैमेजेस फंड बनाए जा रहे हैं। इस प्रकार के आप कह लो मल्टीलेटरल इवेंट्स को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। अभी एक्चुअली में कितने इफेक्टिव होंगे ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि 2009 से लेकर 2020 तक कई सालाना 100 बिलियन डॉलर नहीं आया है, तो ये आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। नेक्स्ट, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमाला हैरिस सीक्स टू रीसेट रिलेशंस विद फिलीपींस विजिट। तो क्या हुआ यहाँ पे भैया, यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमाला हैरिस फिलीपींस पहुंची हैं बातचीत के लिए, ताकि अपने टाइज को रिवाइव कर सकें विद द फॉर्मर यूएस कॉलोनी। मतलब फिलीपींस के साथ अपने रिश्ते यूएस अच्छे करने की कोशिश कर रहा है। वजह क्या है? वजह यह कि फिलीपींस ताइवान से केवल 193 किलोमीटर 120 मील दूर है। ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे फिलीपींस दोस्तों, ऊपर यहाँ है चाइना, ये रहा ताइवान। तो ताइवान से फिलीपींस बहुत पास है। कल की डेट में अगर चाइना एक मिलिट्री ऑफेंसिव लॉन्च करता है ताइवान के अगेंस्ट, तो उस केस में अगर फिलीपींस पे अमेरिका की आर्मी डिप्लॉयड है, तो ताइवान की मदद के लिए अमेरिका जल्दी आ सकता है, ठीक है ना भाई। और यूएस कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर साउथ चाइना के सी के रीजन में चाइना की इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए पार्टनर्स बना रहा है। तो फिलीपींस एक पोटेंशियल पार्टनर बन सकता है, ये भी यहाँ पे यूएस बोल रहा है। एक समय पे यूएस पे, सॉरी फिलीपींस पे यूएस का ही रास्ता, आज की डेट में फिलीपींस आज़ाद है, वहाँ पे एक डिक्टेटर सरकार है। अब कमाला हैरिस जी जो कि यूएस की वाइस प्रेसिडेंट है, ये मिलेंगी फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के साथ, जो कि फिलीपींस के समय पे प्रेसिडेंट है। कहीं ना कहीं जो बाइडेन साहब इस पर्टिकुलर रीजन में अपने रिलेशंस को स्थापित कर रहे हैं, यूएस की सॉफ्ट पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, चाइनीज इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए। लेकिन फिलीपींस एकदम से चाइनीज बैकयार्ड में है, और इतना हिम्मती नहीं है फिलीपींस कि ओपनली चाइना को वो काउंटर कर सके, ठीक है। तो डिप्लोमेटिक पिच में यूएस के लिए फिलीपींस बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, अगर कल की डेट में ताइवान के ऊपर चाइना का अटैक होता है तो फिलीपींस के थ्रू रिस्पॉन्ड कर सकता है यूएस। अब प्रॉब्लम यह है कि जो मिस्टर मार्कोस है ना, आपके फर्डिनेंड मार्कोस, ये पहले के फिलीपींस के वन टाइम डिक्टेटर के बेटे हैं। प्रेसिडेंट जो बाइडेन और इनके नेशनल सिक्योरिटी जो एड है, वो फिलीपींस को एक स्ट्रेटेजिक और स्ट्रॉन्ग अलाई बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। चाइना जो कि यूएसए का नंबर 1 फॉरेन पॉलिसी चैलेंज है, उसको कंटेन करने के लिए। लेकिन खास बात यहाँ पे ये है कि क्या फिलीपींस चाइना को नाराज करना चाहता है? यहाँ पे बहुत सी कंट्रीज है साउथ चाइना सी रीजन की, जिसमें वियतनाम भी आता है, जिसमें फिलीपींस भी आता है, जिसमें इंडोनेशिया भी आता है, जो चाइना को नाराज नहीं करना चाहता। चाइना अपने आप में बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है, और फिलीपींस जैसी कंट्री में बहुत हद तक चाइना पैसा भी इन्वेस्ट करता है। फिलीपींस चाइना का बायलेटरल ट्रेड भी बहुत ज़्यादा है। तो कोई रीज़न नहीं है यहाँ पे कि फिलीपींस एक लिमिट से ज़्यादा मिलिटरली यूएस के साथ इंगेज होगा। इसीलिए जो बाइडेन ने स्ट्रेटेजिकली फिलीपींस और आसपास की कंट्री में इन्वेस्ट करने की कोशिश की। रिसेंटली अगर आप देखो तो जो बाइडेन ने एशियन लीडर्स को व्हाइट हाउस में होस्ट किया, फिर कांग्रेस यानी यूएस की पार्लियामेंट में $800 मिलियन का बिल पास करा के 2023 तक इस एशियन रीजन में इन्वेस्ट करने का एक प्रपोजल सामने रखा जो बाइडेन ने।
जो बाइडेन कंबोडिया, इंडोनेशिया भी गए। चाइना को यहाँ पे एक मैसेज भेज रहे हैं कमाला हैरिस को भेज के जो बाइडेन कि हाँ भाई हम साउथ चाइना सी में एक्टिव हैं, तुम अपनी मनमर्जी वहां नहीं चला पाओगे। इनफैक्ट अगर आप देखो तो कमाला हैरिस जी फिलीपींस कोस्ट गार्ड से मिलेंगी पालावान प्रोविंस आइलैंड सिटी में, जो कि साउथ चाइना सी की एज पे है। और खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि पालावान सी का एक बड़ा हिस्सा चाइना क्लेम करता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे गैस और ऑयल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो फिलीपींस में मिलिटरीली, ट्रेड के रिस्पेक्ट में, इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में वाशिंगटन अपने इंटरफेरेंस या फिर कह लो अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहा है। लेकिन क्या इन सब चीजों से फिलीपींस एंटी चाइना हो जाएगा और यूएस को मिलिट्री सपोर्ट देगा विद रिस्पेक्ट टू चाइना? तो इस बात के चांसेस बहुत कम है। अगर आप देखो तो आर्सेनियो एंडोलोंग, ये फिलीपींस डिपार्टमेंट की डिफेंस स्पोक्स पर्सन है, इनका ये बोलना है कि कमाला हैरिस अगर फिलीपींस में आ रही हैं तो चाइना को कंसर्न होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मिलिट्रीली हम ऐसा कोई भी इंगेजमेंट नहीं करेंगे यूएस के साथ जो चाइनीज नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाता हो। ये बात क्लियर कट बोल दी आर्सेनियो एंडोलोंग में, ठीक है। फिर बहुत सारे फिलीपींस के ऑफिशियल ये भी बोल चुके हैं कि यूएस के साथ हम इस बेसिस पे एंगेज करेंगे कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम कर सकें, चाइना के इंटरनल अफेयर्स में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। मतलब फिलीपींस पहले अपने स्टैंड क्लियर कर रहा है, ओपनली चाइना से पंगा लेने की हिम्मत फिलीपींस में नहीं है। नेक्स्ट, जीएस पेपर 2 वेल्थ, WHO लॉन्चेस न्यू स्ट्रेटजी टू टैकल एंटी मलेरियल ड्रग रेजिस्टेंस इन अफ्रीका। तो भैया WHO ने एक नई स्ट्रेटजी यहाँ पे लॉन्च की है अफ्रीका के अंदर जो एंटी मलेरियल ड्रग रेजिस्टेंस है ना, इसको रोकने के लिए। वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक चल रहा है। ये एक एनुअल इंटरनेशनल कैंपेन है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में बात करता है, ठीक है। अब आपको पता है यहां पे बात करते हैं मलेरिया की। मलेरिया को टैकल करने के लिए एंटीबायोटिक्स प्रेफर किए जाते हैं। अब बात यह है, देखिए, अगर एक मच्छर आपको काट ले, इन्फेक्टेड मॉस्किटोस काट ले, तो उससे मलेरिया फैलता है। और मलेरिया ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा फैलता है, टेम्परेट में कम फैलता है, क्योंकि टेम्परेट में कंपेरेटिवली ठंडी ज़्यादा होती है। तो एशिया वगैरह के इलाकों में और अफ्रीका, इक्वेटोरियल अफ्रीका के आसपास के इलाकों में बहुत तेज़ी से आपका ये मलेरिया फैलता है। अब मलेरिया को सॉल्व करने के लिए, मलेरिया को क्योर करने के लिए हमारे पास कौन सी इस समय पे टेक्नोलॉजी या कह लो मेडिसिन अवेलेबल है? तो इसको आप बोलते हो आर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपीज, ठीक है ना। तो पी फैल्कीपैरम मलेरिया, इसको ट्रीट करने के लिए ओवरऑल आर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपीज को इस्तेमाल करता है। दिस इज द बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट। और 6 अलग अलग प्रकार की ACTs इस समय पे WHO के द्वारा रिकमेंड की गई हैं फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट और एज अ सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट। और ये जो आर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी है और इसके जो डेरिवेटिव्स हैं, ये आए हैं एक प्लांट स्पेशीज जिसका नाम है आर्टेमिशिया एनुआ, ठीक है भाई। तो इस पर्टिकुलर दवाई को अगर आप इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के ब्लड में इंजेक्ट करोगे तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट काउंट है मलेरिया पेशेंट के ब्लड में, वो यहाँ पे कम हो जाएगा। तो ACT को अगर उसकी पार्टनर ड्रग के साथ मलेरिया इन्फेक्टेड इंडिविजुअल में आप इन्फ्यूज करते हो तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ पैरासाइट्स जो हैं उसके ब्लड में, उसको ये कम करेगा ACT ड्रग्स। और जो थोड़े बहुत पैरासाइट से रिलेटेड आप कह लो इन्फेक्शन अवेलेबल है, उसको पार्टनर ड्रग मारेंगे। तो आप कह लो ये ACT थेरेपी इस्तेमाल की जाती है मलेरिया को टैकल करने के लिए। अब प्रॉब्लम यह है कि ACT थेरेपी में जो भी आपको दवाइयाँ दी जाती हैं, उन दवाइयों के प्रति पैरासाइट का जो आप कह लो इम्यून सिस्टम है वो बढ़ रहा है। मतलब पैरासाइट का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। एंटी माइक्रोबियल जो ड्रग है ये ACT थेरेपी, इसके अगेंस्ट जो इफेक्टिविटी है, जो लॉन्गेविटी है वो मलेरिया की, वो बढ़ रही है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। इसीलिए आप बोल रहे हो कि भाई एंटी मलेरियल ड्रग रेजिस्टेंस, मलेरिया को टैकल करने के लिए जो दवाई दी जाती है उस दवाई को इफेक्टिवली काउंटर कर पा रहा है, टैकल कर पा रहा है मलेरिया। उसके चलते मलेरिया को रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा WHO के लिए आगे आने वाले समय में फैलने से। बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज जैसे कि युगांडा, रवांडा और एरिट्रिया की सरकारें थोड़ी टेंशन में है, क्योंकि एक तो इन कंट्रीज में मलेरिया का इंसिडेंस ज़्यादा है, ऊपर से दवाइयाँ की इफेक्टिविटी कम हो रही है क्योंकि एंटी मलेरियल ड्रग रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो WHO एक नई स्ट्रेटजी को इवॉल्व कर रहा है, जिसमें अभी के जो भी ग्लोबल हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं और पुराने ग्लोबल हेल्थ प्रोग्राम में जो भी सीख है उसके थ्रू 4 पिलर्स के आधार पर एंटी मलेरियल ड्रग रेजिस्टेंस से लड़ने का प्लान है। एक,
स्ट्रेंथन सर्विलेंस ऑफ एंटी मलेरिया ड्रग एफिशिएंसी एंड रेजिस्टेंस। दूसरा, ऑप्टिमाइजिंग एंड रेगुलेटिंग डायग्नोस्टिक्स एंड थेरेपेटिक्स टू लिमिट ड्रग प्रेशर वाया प्रीएम्प्टिव मेजर्स। तीसरा, curbing the spread of anti-malarial drug resistance parasite। चौथा, promoting research and innovation to make use of existing tools and develop new tools to counter anti-malarial drug resistance। अब ये जो चौथा पॉइंट है ना, रिसर्च एंड इनोवेशन, ये अपने आप में टेंशन है दोस्तों, क्योंकि जब कोई बीमारी डेवलप्ड कंट्रीज में फैलनी शुरू होती है तो वो डेवलप्ड कंट्रीज बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके जल्दी से जल्दी उसका इलाज ढूंढने की कोशिश करते हैं। बट अफ्रीका इज वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल एंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वहां पे जब कोई बीमारी फैलती है, जब तक वो अमीर कंट्रीज के डोर स्टेप पे नहीं पहुंचती ना, अमीर कंट्रीज नींद से नहीं जागती। तो एंटी मलेरियल ड्रग रेजिस्टेंस जो अफ्रीका में बढ़ रहा है वो यूरोप और यूएसए की प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट वो अपनी प्रॉब्लम उसको समझते ही नहीं। तो आगे आने वाले समय में उसको टैकल करने के लिए कितने स्टेप्स लेंगे, इस बात के चांसेस कम है। तो ये एंटी मलेरियल ड्रग रेजिस्टेंस हमको आगे आने वाले समय में कितनी टेंशन देने वाला है, इसके बारे में अभी कहा नहीं जा सकता, दैट ओनली फ्यूचर विल टेल। फिर एडिटोरियल पे आ जाते हैं। वीडियो पे लाइक और शेयर का बटन अब तक नहीं दबाया हो तो दबा दीजिएगा। पहली न्यूज, चार्टिंग द इकोनॉमिक जर्नी अहेड। भैया क्वेश्चन ये उठता है कि इंडिया की इकोनॉमी आज से 25 साल बाद कहां पे खड़ी होगी। तो 2047 तक इंडिया अपनी इंडिपेंडेंस के 100 साल पूरे कर लेगा। अब अगर 2047 तक इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनना है तो बेटर ये रहेगा कि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम हो वो कम से कम $13,000 हो। बट भैया यहाँ से 3-4 सवाल उठते हैं। पहली बात, उस समय पे ग्लोबल इकोनॉमी कितनी बढ़ चुकी होगी। दूसरी बात, इन्फ्लेशन कहाँ पे खड़ा होगा। तीसरी बात, इंडिया की इकोनॉमी किस हद तक ग्लोबल इकोनॉमी के साथ सिंक्रोनाइज्ड होगी। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके आंसर के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि मान भी लिया जाए कि 2047 तक $13,000 पर कैपिटा इनकम हो जाती है इंडिया की, तो भी इंडिया डेवलप्ड कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा। अब बात की जाए कि इस 20वीं शताब्दी के जो पहले 5 डेकेड्स थे 1950 तक, आपको पता है हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ है, तो लगभग पहले 50 साल 5 डेकेड्स इस 20वीं शताब्दी के हमने गुलामी में ही काटे। और उस गुलामी के समय में सालाना इंडिया की ग्रोथ रेट थी 0.89%, पॉपुलेशन इंडिया की सालाना ग्रो कर रही थी 0.83%, लेकिन पर कैपिटा इनकम केवल ग्रो कर रही थी एट द रेट ऑफ 0.06%। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप देखो इस फैक्टर को, तो इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जब देश आज़ाद हुआ तो अर्ली स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट में 4 एलिमेंट आते थे। एक तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट रेट को बढ़ाना, दूसरा डोमिनेंस ऑफ स्टेट इंटरवेंशन, सरकार सारा काम करेगी, सरकार इन्वॉल्व होगी, प्राइवेट सेक्टर को कम काम देंगे, क्योंकि अंग्रेजों के समय पे प्राइवेट सेक्टर ने धमाल मचा रखा था, बर्बादी मचा रखी थी। तो राज्य का इन्वॉल्वमेंट होगा, सोशलिस्टिक सोसाइटी। फिर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब बाहर से चीज़ें हम नहीं मंगाएंगे, हम अपने देश की बनी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, और उसके लिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर ऑफ कैपिटल गुड्स इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होगा। लेकिन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर ऑफ कैपिटल गुड्स इकोसिस्टम को तब आप स्ट्रॉन्ग करोगे ना जब आपके पास उस लेवल का रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, जब आप उसके पास उस लेवल का फाइनेंसेस हो, इन्वेस्टमेंट हो। वो हमारे पास थे नहीं। तो जब हमारे पास डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी नहीं थी, उस समय पे हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी वहां पे अफेक्ट हो गई। अब प्रॉब्लम ये थी कि दोस्तों शुरुआत में 1950s में 1960s में इंडिया के पॉलिसी मेकर्स हैंडीकैप्ड थे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, भुखमरी, गरीबी, ऊपर से जंगें चल रही थी। 1962 में चाइना के साथ जंग हो गई, 1965 में पाकिस्तान के साथ जंग हो गई, 1971 में पाकिस्तान के साथ जंग हो गई। तो इन सब जंगों के बीच में अगर आप देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं भारत सरकार बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए कुछ कर नहीं पाई, और भारत सरकार को एक्चुअली में क्लियर भी नहीं हो पा रहा था कि किस मॉडल से आगे बढ़े। कहीं ना कहीं भारत सरकार स्टेट इंटरवेंशन पर रिलाई कर रही थी, लेकिन इस स्टेट इंटरवेंशन ने इंडिया की प्रोग्रेस को रोका। चाइना ने यहाँ पे एक बड़ा लीप लिया। उनकी इकोनॉमी बहुत हद तक सरकारी कंट्रोल करती थी, लेकिन कैपिटलिस्ट और प्राइवेट ओनरशिप उन्होंने अलाउ की। वो चीज़ जो चाइना में 1970s 1980s में हुई, इंडिया में शुरू हुई 1990-91 में, जब आया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का सिद्धांत। लाइसेंसेस और परमिट के सिस्टम को खत्म किया गया, इंस्पेक्टर राज को यहाँ पे खत्म किया गया, स्टेट इंटरवेंशन को यहाँ पे रेगुलेट किया गया, और इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी को हटाया गया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हटाया गया कि नहीं भाई हम इंपोर्ट नहीं करेंगे चीज़ें। भारत के पॉलिसी मेकर्स को ये समझ में आया कि भाई जब तक हम खुद कैपेबल नहीं हो जाते मैन्युफैक्चरिंग के लिए किसी पर्टिकुलर चीज़ की, तब तक बेटर ये रहेगा कि वो चीज़ बाहर से खरीद लो, ताकि देश की डेवलपमेंट तो इफेक्ट ना हो। अब अगर आप देखो तो इंडिया की जो एवरेज ग्रोथ थी
टिल द एंड ऑफ 1970s ये थी सालाना 3.6%। लेकिन इसी समय में इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो सालाना 2.2% बढ़ रही थी, लेकिन जो पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट थी वो सालाना 1.4% बढ़ रही थी। अगर आप देखो तो कुछ सोशल और हेल्थ पैरामीटर्स में तगड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जैसे लिटरेसी रेट बढ़ा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम फूड ग्रेन्स के लिए हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट थे, हम बाहर से अपने खाने पीने को इंपोर्ट कर रहे थे। फिर आया ग्रीन रेवोल्यूशन का समय। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद अगर आप देखो तो स्टील और मशीनरी की डेवलपमेंट भी हमने शुरू की। तो अगर आप देखो तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को इंडिया को अगर प्री इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक पीरियड से आप कंपेयर करोगे तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड आपको बहुत बेहतर नजर आएगा। नो डाउट आज़ादी के बाद कहीं ना कहीं हमने तेजी से ग्रोथ की, लेकिन ये ग्रोथ भी अगर आप कंपेयर करोगे एशिया की बाकी कंट्रीज से तो उतनी बढ़िया नजर नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल वियतनाम की बात कर लीजिए। वियतनाम ने जिस प्रकार का इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस किया है उस प्रकार का इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस इंडिया नहीं कर पाई। ठीक है, तो नो डाउट पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में हमारी इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है, बट दैट इज नॉट एट पार विद मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग सम कंट्रीज इन एशिया। ठीक है ना भाई। प्लान आफ्टर प्लान इंडिया के 5 ईयर प्लान्स बनते थे, उन 5 ईयर प्लान्स में जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट हुआ करती थी वो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट हम मीट नहीं कर पाते थे। जैसे अगर आप देखो तो 1980s में इंडियन इकोनॉमी ग्रो हो रही थी 5.6% के रेट पे, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया की फिजिकल और करंट अकाउंट डेफिसिट भी बहुत तेजी से ग्रो हो रही थी, क्योंकि एक्सेसिव स्टेट इंटरवेंशन था, सरकार का इंटरफेरेंस एक लेवल से ज्यादा था। फिर 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया, कॉमर्शियल सस्टेनेबल करने की कोशिश की गई चीज़ों को। 1992-93 से लेकर 2001 के बीच में अगर आप देखो तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बढ़ी एनुअली बाई 6.2%। तो फ्रॉम 1992 टू 1993 टू 2001 जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ग्रो कर रही थी एनुअली एट द रेट 6.2%। फिर 2001-2 से लेकर 2012-13 तक जो जीडीपी है वो सालाना बढ़ी 7.4% से, और 2013-14 से लेकर 2019-20 के बीच में 6.7% से। सबसे जो बेहतर समय था इंडियन जीडीपी के ग्रो करने का वो था फ्रॉम 2005-6 टू 2010-11 जब जीडीपी सालाना बढ़ रही थी 8.8% से, डिस्पाइट द फैक्ट कि सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस आई थी यूएस में 2008 या 2009 के समय पे। 2007-8 में इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट रेट था वो सबसे ज़्यादा था 39.1%, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सेविंग्स रेट भी बहुत था। बहुत सारे लोगों ने पैसा सेविंग स्कीम्स में अपने आपके लो डिपॉजिट अमाउंट में अकाउंट में डाल रखा था। ठीक है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट थी वो केवल 1.9% पे थी इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। लेकिन 2011-12 के बाद इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को एक झटका लगा। 2012-13 में जो इंडिया की ग्रोथ थी, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो 4.5% पे आ गई। ओके, तो ये सब चीजें हैं ओवरऑल। अब फास्ट फॉरवर्ड टू 2022, कोविड-19 आ चुका है, रशिया यूक्रेन वॉर हो चुका है। इसके बाद इंडिया के फ्यूचर डेवलपमेंट को मैप करना हो तो अलग अलग फैक्टर्स अलग अलग प्रकार का रेट बताते हैं। अब अगर अभी से इंडिया को मान लीजिए कि अगले 2 डेकेड्स में डेवलप्ड बन रहा है, तो खास बात यह कि इंडिया अगर हर साल 7% रेट पे ग्रो करता है तब जाके कहीं आगे आने वाले 20 साल में इंडिया सब्सटेंशियल इकोनॉमिक प्रोग्रेस करेगा कि हाँ भाई, हम कह सकते हो कि थोड़ा बहुत हम डेवलप्ड कंट्रीज के स्टेटस को ऑलमोस्ट टच करने की कगार पे पहुंच जाएंगे अगर सालाना हम लोग 7% की रेट पे बढ़ते रहते हैं अगले 20 सालों तक। इसके लिए इंडिया का जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन रेट है वो करंट जो जीडीपी का 28% है इससे बढ़ के 33% होना चाहिए जीडीपी का। इंडिया की जो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो जो 4 पे है इसको मेंटेन करना पड़ेगा। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है? आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया डिवाइडेड बाय आपकी कितनी ग्रोथ हुई। तो चूंकि ग्रोथ यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो जितना कम होगा ये मैट्रिक इंक्रीमेंटल कैपिटल इकोनॉमिक रेशियो उतना ही बेहतर होगा। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना गड़बड़, जितना कम होगा उतना बेहतर, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रोथ परसेंटेज है वो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ। तो ये सब बातें हैं। इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ाने की जरूरत है, उसके लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट चाहिए। पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब सरकार का इन्वेस्टमेंट तो बढ़ाना ही है, आपको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में दोनों प्रकार के इन्वेस्टमेंट आते हैं, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट भी आता है, नॉन कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट भी आता है। इसके लिए एक स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम और फिजिकल इकोसिस्टम होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बता के रखी गई हैं। अगर आप इंडिया की बात करो, नो डाउट इंडिया की इकोनॉमी आज की डेट में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है।
लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर कैपिटा इनकम के रिस्पेक्ट में इंडिया 197 कंट्रीज में 142nd रैंक पे आता है। तो इसीलिए अगर आप देखो कि डेवलपमेंट को हमें पर कैपिटा मैट्रिक में देखना है, तो पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना, इन्वायरमेंट को स्टेबल करना, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सस्टेनेबली अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना, ये बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो हमें साइमल्टेनियसली पूरे करने हैं। वो हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, ओनली टाइम विल टेल। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेस फॉर ऑल रिफ्यूजीज अंडर इंडियाज वेलफेयर अम्ब्रेला। अब भाई ये जो आर्टिकल लिखा है वो चीफ ऑफ मिशन यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज इंडिया एंड द मालदीव्स ने लिखा, ऑस्कर मुंडिया साहब ने। ये बात कर रहे हैं कि इस महीने में इस साल का एनुअल इवेंट होने वाला है 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म। इस साल ये 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म शुरुआत करेगा 25 नवंबर को और खत्म होगा 10 दिसंबर को। 25 नवंबर को पड़ता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, और 10 दिसंबर को पड़ता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। तो भैया वायलेंस अगेंस्ट वुमेन वाला जो इंटरनेशनल डे है तब शुरू होगा 25 नवंबर और खत्म होगा ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को। तो ये जो थीम है इस बार के 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म की अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस, वो है यूनाइट। मतलब पूरी दुनिया में लोग यूनाइट हो जाएं टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। अ मच नीडेड कॉल टू एक्शन है यहाँ पे, ताकि सब लोग मिलके काम करें, ताकि हम जेंडर रिलेटेड डेफिसिट को खत्म कर सकें, वुमेन और गर्ल्स के अगेंस्ट होने वाले वायलेंस को खत्म कर सकें, वुमेन और गर्ल्स को एम्पावर कर सकें कि वो अपने खुद के लिए खड़े होके लड़ सकें, ओवरऑल अपने आप को किसी ट्रेडिशनल सोशल बॉन्डेडनेस से आज़ाद कर सकें। और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि रिसेंटली म्यांमार में कूप हुआ है, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान टेक ओवर हो गया, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक हो गया। तो इन सब इवेंट्स में कहीं ना कहीं वुमेन को जो ब्रंट है वो ज़्यादा झेलना पड़ता है। कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट का जो डिस्प्रपोर्शनेट बर्डन है ना, वो वल्नरेबल एलिमेंट में सबसे ज़्यादा फेंका जाता है। तो इसी कंटेक्स्ट में वुमेन को एम्पावर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब इस बीच में जो कोविड-19 का पेंडेमिक है वो तो मैटर करता ही है। कोविड-19 ने तो वैसे भी दुनिया को तोड़ के रख दिया था, उसके बाद से म्यांमार कूप, तालिबान टेक ओवर, रशिया इन्वेजन, ये कहीं ना कहीं वुमेन की कॉज को और इफेक्ट करता है। तो ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी एजेंडा में मार्जिनलाइज्ड की मदद करना जरूरी है, तो वुमेन उसमें आ गई। एक तबका है उसमें रिफ्यूजीज, और रिफ्यूजीज में भी एक बड़ा एलिमेंट कहीं ना कहीं वुमेन और गर्ल्स का होता है। अब अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया ने अपने इंडिपेंडेंस के पिछले 75 सालों में अपनी बेटियों को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत कुछ किया है। जो प्रेजेंट सरकार है, भारत सरकार, और जो मोदी जी हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनका टारगेट है कि कहीं ना कहीं वुमेन को हमें प्रोटेक्ट करना है। मोदी जी के शब्दों में बात की जाए तो मोदी जी ने रिसेंटली बोला, द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमैनिटी इज इनकम्प्लीट विदाउट द एम्पावरमेंट ऑफ इंडिया। अब ये प्रोग्रेस वुमेन का कैसे होगा? तो देखिए, इंडिया में वुमेन को यूनिवर्सल सफरेज दी गई 1947 में। 1947 में देश आजाद हो तो यूनिवर्सल सफरेज मतलब बराबर वोट डालने का अधिकार। एक आदमी के वोट की कीमत एक औरत के वोट के बराबर होगी, कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है ना। जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को ड्राफ्ट किया गया तब इंडिया ने वहां पे इस कॉज को चैंपियन किया कि जेंडर सेंसिटिव नॉर्म्स को रिस्पेक्ट किया जाए, वुमेन और मेन को बराबर इंपॉर्टेंस दी जाए। फिर इंडिया ने रेटिफाई किए हैं ऑलमोस्ट सारे की इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो कि वुमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करते हैं, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है सेडो, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। और इन सारी पॉलिसीज के चलते इंडिया के अंदर वुमेन डेवलप भी कर रही हैं, चाहे पॉलिटिक्स हो, साइंस हो, बिजनेस हो, मेडिसिन हो, स्पोर्ट्स हो, एग्रीकल्चर हो, हर सेक्टर में वुमेन आगे बढ़ रही हैं। एक सेक्टर इंडिया के अंदर जहां पे वुमेन थोड़ी डिसएडवांटेज है वो है डिफेंस सेक्टर। तो डिफेंस सेक्टर में एज अ कमांडर काम करने के लिए कहीं ना कहीं जो डिफेंस का पूरा सोशल फैब्रिक है उसको बदलने की भी कोशिश कर रही है भारत सरकार, उसमें कोर्ट एक लीड ले रहा है। आपको पता होना चाहिए जो यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स में उसमें इंडिया सबसे ज्यादा अपने जवान भेजता है और उसमें एक बड़ा प्रपोर्शन वुमेन का है। अलग अलग राज्य की सरकारों ने, केंद्र की सरकारों ने वेलफेयर ऑफ गर्ल चाइल्ड के लिए बहुत सी स्कीमें चला रखी, फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए बहुत सी चीजें चला रखी, रूरल और अर्बन वुमेन के लिए बहुत सारे सोशल प्रोग्राम्स चला रखे जिससे जेंडर इक्वलिटी प्रमोट हो। अभी रिसेंटली अगर आप देखो तो नारी शक्ति फॉर न्यू इंडिया कैंपेन चलाया गया इंडिया में, ताकि जो इंडिया के मिलियंस ऑफ वुमेन है इनके एस्पिरेशंस को हम पूरा कर पाए। अब बात करते हैं रिफ्यूजीज की। इंडिया के अंदर लगभग 2,12,000 रिफ्यूजीज है, जिसमें 50% से ज्यादा वुमेन और गर्ल्स है। अब कहीं ना कहीं इंडिया अपने रिफ्यूजीज के लिए वैसे भी बहुत कुछ करता है। फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका से जो रिफ्यूजी आ रखे हैं इंडिया के अंदर, उनको तो इंडिया ने आधार कार्ड, पैन कार्ड तक दे रखा है। लेकिन अगर आप बात करो
वो रिफ्यूजीज जो कि यूएनएचसीआर के साथ रजिस्टर्ड है, अफगानिस्तान से आए हैं, म्यांमार से आए हैं, बाकी कंट्रीज से आए हैं, उनके पास आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं है। तो श्रीलंका से आने वाले रिफ्यूजीज के पास आधार कार्ड पैन कार्ड है, उनको नेशनल वेलफेयर स्कीम्स का एक्सेस है, वो इंडियन इकोनॉमी में नौकरी वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अफगानिस्तान म्यांमार से आए गए जो रिफ्यूजीज हैं उनको आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं दिया गया है, तो बैंक अकाउंट खोलना, घर खरीदना, इस प्रकार की सुविधाएं अफगानिस्तान म्यांमार से आने वाले रिफ्यूजीज को मिल नहीं पाई हैं। इस कंटेक्स्ट में इन रिफ्यूजीज को भी इंक्लूसिविटी प्रोवाइड की जाए तो कहीं ना कहीं ये देश की डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे और वुमेन एम्पावरमेंट भी इंडिया प्रमोट करेगा, ऐसा कुछ बोल रहा है यहाँ पे। और चूंकि सारे वुमेन को डेवलप करने की हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, वुमेन इंक्लूसिवनेस और एम्पावरमेंट की बात करें, तो रिफ्यूजीज में जो वुमेन आई हैं उनको क्यों हम साइड छोड़ रहे हैं। फिर मुंदिया साहब ये भी बता रहे हैं कि रिसेंटली यंग वुमेन रिफ्यूजी फ्रॉम म्यांमार, ये पहली ऐसी लेडी थी म्यांमार रिफ्यूजी में जिसको इंडिया की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, एंड शी वाज वेरी मच थैंकफुल टू इंडिया एंड द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब ये लोग जो बाहर से परसिक्यूट होके आए, अगर इंडिया फुल फ्लेजली इनको इंडिया की सोशल फैब्रिक का पार्ट बना लेगा तो कल की डेट में ये इंडिया की डेवलपमेंट में एक बड़ा रोल प्ले करेंगे। लेकिन भारत सरकार का कहना यह है कि इतने खुले दिन से अगर हम रिफ्यूजीज को अपनाएंगे तो कल की डेट में और रिफ्यूजीज इंडिया के अंदर आ जाएंगे। लेकिन ऑथर फिर भी यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को एक कॉल दे रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट जरूरी है, इससे अच्छा इसके लिए बेटर ये कि हम रिफ्यूजीज को इंक्लूसिविटी दें और रिफ्यूजीज के साथ साथ रिफ्यूजीज के अंदर जो वुमेन आ रखी है उनको भी यहाँ पे इंक्लूड करें। फिर नेक्स्ट, थ्रेट टू फेडरलिज्म इन एग्रीकल्चरल एजुकेशन। ये बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट होगा तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस कौन रखता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च या यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। अभी हुआ ये कि जो केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज है, इसमें जो वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट किया, इसको रद्द कर दिया केरला हाईकोर्ट ने। और केरला हाईकोर्ट ने रद्द करते वक्त ये बोला कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के जो रेगुलेशंस हैं 2018 के, वो वायलेट हुए हैं, इसलिए केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज की जो वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट है वो गलत है। और ये गलत दो आधार पर है। यूजीसी की जो रेगुलेशंस वायलेट हुए हैं ना, दो आधारों पे। एक तो जो सर्च कमेटी थी जिसने वाइस चांसलर का नाम रिकमेंड किया, वहां पे अगर आप देखो तो एक नाम रिकमेंड किया गया, एक पैनल का नाम, मतलब 3-4 कैंडिडेट्स का नाम रिकमेंड होना चाहिए था, लेकिन एक ही नाम यहां पे रिकमेंड किया गया। दूसरा, जो 3 लोग प्रेजेंट थे कमेटी में, ठीक है ना, उसमें डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का होना नहीं चाहिए था, यूजीसी नॉमिनी का होना जरूरी था। मतलब समझिए, राज्य की सरकार ने केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज के वाइस चांसलर को चुनने के लिए एक पैनल बनाया। उस पैनल में इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च का रिप्रेजेंटेटिव था, यूजीसी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। तो चूंकि यूजीसी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, इसलिए उसके अपॉइंटमेंट को रद्द कर दिया गया। अब यहां से इस पर्टिकुलर टॉपिक को ऑथर ने, राम कुमार साहब ने, जोड़ दिया है एग्रीकल्चरल एजुकेशन के साथ। ये जो पर्टिकुलर केस हुआ है ना, केरला हाईकोर्ट ने एग्रीकल्चरल एजुकेशन के रिस्पेक्ट में स्टेट गवर्नमेंट्स के रोल को डिसमेंटल किया है, फेडरलिज्म को वीक किया है। कैसे? अगर आप देखो तो ये जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सिस्टम है, ये आता है राज्य की सरकार के अंदर। ऑथर ये बोल रहा है कि अगर आप स्टेट लिस्ट की एंट्री 14 पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च। तो एंट्री 14 ऑफ स्टेट लिस्ट अंडर 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च। मतलब इससे क्लियर पता चलता है एजुकेशनल रिसर्च राज्य की सरकार के अंदर आती है। अब अगर आप कॉन्करेंट लिस्ट में चले जाते हो 7th शेड्यूल की, इसका लिस्ट 3 ऐड करता है एजुकेशन इंक्लूडिंग टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ एंट्री 63, 64, 65 एंड 66। अब टेक्निकल एजुकेशन में भी आ गई एग्रीकल्चर एजुकेशन, और उसमें भी अगर आप एंट्री 63 to 66 देखते हो, ये कुफोज से कंफ्यूज मत होइएगा। कुफोज एक्चुअली बात हो रही है केरला यूनिवर्सिटीज ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज। तो इसके अंदर जो वाइस चांसलर अपॉइंट हुआ वो यूजीसी के रेगुलेशन के हिसाब से अपॉइंट नहीं हुआ, इसलिए उसको वहां पे हटा दिया गया। ठीक है ना भाई? तो अब इस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन बस यही आके खड़ा हो गया है कि एंट्री 14 ऑफ लिस्ट 2, मतलब स्टेट की लिस्ट में एग्रीकल्चर एजुकेशन आती है किसके अंदर? राज्य की सरकार के अंदर। लेकिन अगर आप लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट के एंट्री 25 पे चले जाओगे तो भाई टेक्निकल एजुकेशन और दूसरा सब्जेक्ट टू 63 to 66 ऑफ लिस्ट 1, तो उसमें कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार का भी व्यू पॉइंट यहां पे निकल के आ जाता है। तो खास बात यह है कि भाई एग्रीकल्चर एजुकेशन में एक्चुअली में कौन इंपॉर्टेंट है?
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंपॉर्टेंट है या यूजीसी इंपॉर्टेंट है? अब 2019 में केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एक टीचर ने यूजीसी को चिट्ठी लिखी और यह पूछा कि क्या यूजीसी रेगुलेशन केरला यूनिवर्सिटी के फैकल्टी अपॉइंटमेंट में लागू होंगे। तो यूजीसी ने ऑफिशियली रिस्पॉन्ड किया कि नहीं भाई, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज यूजीसी के अंदर नहीं आती। तो जब यूजीसी खुद लिख के बोल चुका है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज यूजीसी के अंदर नहीं आती, तब केरला हाई कोर्ट कैसे यूजीसी रेगुलेशंस 2018 को केरला की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ऊपर अप्लाई कर रहा है? और इससे एक्चुअली में आउटकम क्या निकलेगा? इससे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की पोजीशन कमजोर पड़ रही है। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ग्राउंड लेवल पर रिसर्च करता है, चीजों को बेसिक तरीके से समझता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक रेगुलेटरी बॉडी। तो ऐसे समय पे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की इंपॉर्टेंस को कम करके यूजीसी की इंपॉर्टेंस को आगे बढ़ा के एग्रीकल्चर रिसर्च के कॉज को कमजोर कर रहा है केरला हाई कोर्ट, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है भाई, तो ये बेसिकली सार था इस आर्टिकल का। इसके लिए बहुत सारी लीगल चीजें भी लिख रखी तो वो मैंने आपको बता दी। फिर वेस्ट बंगाल के अंदर सिविलिटी की क्राइसिस। वेस्ट बंगाल के पॉलिटिकल लीडर्स अक्सर कर एक दूसरे को उल्टा सीधा सुनाते नजर आते हैं, पॉलिटिकल जाइब्स और इनडिसेंट पॉलिटिकल जाइब्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिसेंटली ही अगर आप ये तृणमूल कांग्रेस के बंगाल के फिशरीज मिनिस्टर का रिमार्क अखिल गिरी साहब को देखो, तो उन्होंने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के अगेंस्ट उल्टा सीधा बोल दिया। तो इसके लिए रिसेंटली 14 नवंबर को ममता बनर्जी जी ने एक अपॉलजी फर्निश की, लेकिन अखिल गिरी के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया है यहाँ पे। ओके, और जब बिल्कुल एक्शन की डिमांड की तृणमूल कांग्रेस से, तो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी ने बोल दिया कि भाई ये बीजेपी के लीडर शुवेंदु अधिकारी भी तो उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, ये इन्होंने हमारे तृणमूल लॉ मेकर बिरबाहा हंसदा के अगेंस्ट बोला। तो मतलब बंगाल के अंदर इम्प्यूनिटी के साथ ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ये दूसरे के ऊपर उल्टा सीधा कमेंट करते रहते हैं, जो कि आप कह लो सिविलिटी का नहीं। जैसे अब मोदी जी को भी यहाँ पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि 2021 असेंबली इलेक्शन के समय पे दीदी ओ दीदी उन्होंने कमेंट किया था, तो इसको डेरिगेटरी बोला गया। फिर अक्सर का शुवेंदु अधिकारी और बाकी बीजेपी लीडर्स तृणमूल के अगेंस्ट बोलते रहते हैं, तृणमूल वाले खुद बीजेपी के अगेंस्ट बोलते रहते हैं। तो इससे पब्लिक परसेप्शन में गलत आप कह लो ये मैसेज जाता है। 2021 असेंबली पोस्ट में खेला हो बे, मतलब गेन इज ऑन, लड़ाई चालू है, हम देख लेंगे तुमको। इस प्रकार के स्लोगन्स के थ्रू तृणमूल कांग्रेस ने वायलेंस को इंसाइट करने की कोशिश की। रिसेंटली तृणमूल कांग्रेस के लीडर अनुब्रता मंडल साहब ने वायलेंस को इस प्रकार से दिखाया कि हाँ भाई हम कम नहीं है, तुम आ जाओ देख लेंगे तुम्हें। सीबीआई ने बाद में इनको अरेस्ट किया। तो कहीं ना कहीं इन लीडर्स को थोड़ी सिविलिटी अपने अंदर लाने की जरूरत है, थोड़ी तमीज अपने अंदर लाने की जरूरत है। अपोजिशन पॉलिटिकल अपोनेंट्स को कम से कम एक भद्र भाषा में आप एड्रेस करो, ना कि अभद्र भाषा में। और खासकर जो अखिल गिरी ने द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जो कमेंट कर दिया, वो अपने आप में थोड़ा ज्यादा हो गया। एक आर्टिकल दोस्तों अगर मैं देखूं तो COP27 से रिलेटेड है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपसे शुरुआत में ही बात कर चुका हूं। लॉसेज एंड डैमेजेस फंड की यहाँ पे बात हो रही है। और फाइनली रशिया को यूक्रेन के साथ एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग में एंगेज होना चाहिए। पोलैंड के आगे अंदर आके मिसाइल गिरी। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ओपन बोल दिया कि ये जो अटैक है ये नाटो के ऊपर अटैक है और कंबाइंड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर यहाँ पे एक्टिवेट होना चाहिए। लेकिन बाली में जो G20 समिट हो रही थी, वहां पे नाटो के मेंबर्स जो बाइडेन ने लीड करके मिले और बोला कि नहीं भाई, ये जो मिसाइल है मोस्ट प्रॉब्ली S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से निकली है, जो कि यूक्रेन ने फाइल की है, ना कि रशिया ने। तो इस प्रकार के जो इवेंट्स होते हैं वो पोटेंशियली कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स में बदल सकते हैं। इनको प्रॉपरली टैकल करने की जरूरत है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का स्टैंड यहाँ पे गलत था। यहाँ पे वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पूरे नाटो को रशिया के अगेंस्ट मोबिलाइज करते हुए नजर आए। ऐसा लगा कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता, पूरी दुनिया में जंग चल जाए, और शायद उनको सच में फर्क नहीं पड़ता। रीजन उनकी कंट्री जल रही है, तो वो चाहते हैं कि एक फुल फ्लेश्ड वॉर हो, लेकिन बाकी कंट्रीज ऐसा नहीं चाहते।